तो हम लास्ट ट्रिक की हमने एक बात की थी कि एक स्थूल महाकुष्ठ क्या हुआ, श्लेष्म ने सीधे रक्षा कर ली। तो जो आपने स्क्रीनशॉट लिया वहां भी देखा होगा, उससे मैच किया होगा, समझ में आ जाएगा। ये सारे कफज वाले हैं शुद्र कुष्ठ के अंदर। ठीक है, एक का मतलब एक कुष्ठ, स्थूल से स्थूलारुष्क। ये अरुष्क जो है इसकी जगह स्थूलारुष्क है पूरा वर्ड जो है। तो एक स्थूल महाकुष्ठ यानी महाकुष्ठ क्या हुआ, श्लेष्मा ने सीधे रक्षा कर ली। श्लेष्मा यानी कफज, सीधे का मतलब सिद्ध, और रक्षा कर ली मतलब रक्षा। तो ये सारे विकार हैं। परिसर वातिक है और बाकी सारे शुद्र कुष्ठ जो है वो पैत्तिक हैं। और देख लेंगे असाध्य महाकुष्ठ कौन सा है। तो चरक का कह रहे हैं काकड़क, एक काव मरी पिंडदान सिद्धू का वो लास्ट वाला जो काकड़क थी वो असाध्य है। सुश्रुत के पुंडरिक और काकड़क असाध्य है। ठीक है, पुंडरिक और दद्रु इनके कवच थे, बाकी पुंडरिक और काकड़क कह रहे हैं कि ये असाध्य है। बाकी जो जन्म से होते हैं ना सहज वाले, उनको भी इन्होंने असाध्य कहा है सुश्रुत में। गर्भिणी सर्प के काटने के लक्षण नेक्स्ट देखोगे। गर्भिणी सर्प काटे तो क्या लक्षण आते हैं। तो जैसा प्रेगनेंसी में लक्षण आएंगे ना, वैसे लक्षण आएंगे। तो देखो, तो चरक, मुख पांडुता, ओष्ठ शोथ और नेत्रों का कृष्ण वर्ण हो जाना। तो जैसे प्रेगनेंसी में नॉर्मली क्या होता है कि एनीमिया होता है। ठीक है, शोथ शरीर पे आ जाता है, कम से कम यहाँ ओष्ठ शोथ लिखा हुआ है। और नेत्र कृष्ण वर्ण के हो जाना, नेत्र कृष्ण वर्ण के हो जाना। तो चेहरे पे अक्सर ही होता है कि झाइयां वगैरह उस तरह की चीजें, तो वैसे रिलेट कर सकते हो। सुश्रुत, मुख पांडुवर्णम, धैमातिनी बहुत ज्यादा ये चीज होती है, तो कुछ अलग नहीं है। नेक्स्ट है प्रसूता सर्प काटने पर। तो चरक, उपजीविका, मूत्र में रक्त का जाना, जरंभा और क्रोध। उपजीविका, मूत्र में रक्त का जाना, जरंभा और क्रोध। सुश्रुत देख रहे हो, उपजीविका, रक्त मूत्रता और उदरशूल। तो मतलब चरक में ये चीजें अलग है, जरंभा और क्रोध, तो देख लेना जरूरी है, खासकर मूत्र में रक्त का जाना ये पूछता है। तो प्रसूता सर्प के काटने पर। नेक्स्ट है स्नेह की मात्रा है, ये सबको याद होंगे, जल्दी से देख लेते हैं इसे, चलो। तो प्रधान मात्रा जो दिन रात में बचे यानी 24 घंटे के अंदर शमन के लिए यूज होती है। लेकिन वाग्भट में देखा ये मात्रा आपने संशोधन में यूज होती है ना। गुल्म, सर्पदंश, विसर्प, उन्माद, मूत्रकृच, इन सब में यूज होती है। मध्य मात्रा जो दिन रात में बच जाए, और माफ करें जो दिन में बच जाए यानी 12 घंटे के अंदर, शोधन के लिए यूज होती है। वाग्भट संशमन में यूज होती है। स्नेह की मंद विभ्रंशा मात्रा कहा जाता है, जिससे कम मात्रा में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मंद विभ्रंशा। अरुष्क, स्फोट, पिड़का, कंडू, पामा, कुष्ठ, प्रमेह, तो हमने देखा था जितनी भी कंडीशन है ऐसी स्किन वाली, उन सब में मध्यम मात्रा है। लेकिन एक कंडीशन स्किन की ऐसी है जहाँ प्रधान मात्रा है, वो है विसर्प। विसर्ग। ठीक है। सर। और बाकी प्रमेय वगैरह बताए थे आपको, उनमें कौन सी मात्रा यूज होती है, यही वाली मध्यम मात्रा है ना, लिखा भी है। हीन मात्रा देख लो, जो आधे दिन में बच जाए यानी 6 घंटे में बच जाए, जो अतिसार और काश में निर्दिष्ट है, तो देख लोगे। नेक्स्ट सुश्रुत के अनुसार, तो इसमें एक तो आपको बताया था कि मद ग्लानि मूर्छा वाली मात्रा जो है 12 घंटे वाली है, कि कहीं दे इनको छोड़कर, या कहीं लिखे है कि इनमें कौन सी मात्रा यूज होती है, दोनों का आंसर एक ही लगाना है आपको, 12 घंटे वाला। ये कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। बाकी चतुर्भाग गते अहनि, अर्ध अर्ध को दिवसे, चतुर्भाग अवशेषे, तो इन सब में हमने देखा था क्रमशः अल्प दोष, मध्यम दोष और अधिक दोषों में हित कर। ठीक है, तो मेन पॉइंट वही है। 3 4 9 घंटे हो गए। बाकी 6 घंटे वाली वृश्य और भ्रंगण करने वाली भी होती है, ये भी स्पेशली याद रखना है, वृश्य और भ्रंगण करे। बाकी 24 घंटे वाली वो सारे रोगों में है। तो कुष्ठ स्पेशली आप देख पा रहे हो, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार और ग्रह रोगों में। तो हमने चरक के अनुसार कुष्ठ में या स्किन डिसऑर्डर्स के अंदर देखा है मध्यम मात्रा, विसर्प में देखिए सिर्फ प्रधान मात्रा, और यहाँ प्रधान मात्रा कुष्ठ के अंदर है। नेक्स्ट देखोगे सर्पी। तो 1 मिनट बने रहना। एक पीडीएफ है, ठीक है, आपको दे तो मैं दूंगा, अभी चाहो तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, क्योंकि वहीं से पढ़ लेते हैं। पढ़ना है ही वो टॉपिक, छोटा सा एक पेज का। ये देखोगे,
देखो इतना सा ही है, एक ही पेज है। फिलहाल स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं पीडीएफ अलग से आपको दे दूंगा, कोई बात नहीं, यहीं से पढ़ लेते हैं इसको सीधा। ठीक, देखते हैं चलो। तो चरक के अनुसार जो घृत है 10 वर्ष के बाद कहलाता है पुराण घृत, पुराना घी जिसे आप कह सकते हो। और 10 से 100 वर्ष पुराना, यानी 10 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक का, उसको बोलते हैं प्रापुराण। तो पुराण अप टू 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स के बाद प्रापुराण है, 100 तक। सुश्रुत 10 वर्ष तक पुराण, सेम चरक की तरह। 11 से 100 वर्ष तक कह दिया कौम सर्पे। जो चरक का प्रापुराण था ना, 10 से 100, तो इन्होंने 10 से 100 ना लिख के 11 से 100 लिख दिया मतलब, और उसको लिखा कौम सर्पे। और 100 से ज्यादा पुराना, उसको लिखा महासर्पे। चक्रपाणी की बात करें तो 10 वर्ष पुराने को कौम सर्पे का है। तो चक्रपाणी 10 वर्ष वाले को कोम सर्पी कह दिया। योग रत्नाकर 10 वर्ष में पुराण और 100 वर्ष कोम सर्पे। 10 वर्ष पुराण और 100 वर्ष कोम सर्पे। भाव प्रकाश ने 1 वर्ष में ही कह दिया घृत पुराण हो जाता है। ये पूछा जाता है भाव प्रकाश, 1 वर्ष में पुराण घृत। अरुंधत 15 वर्ष में पुराण घृत। और हारित कह रहे हैं घृत जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता है। भाव प्रकाश एक श्लोक लिखा है, वर्षाद ऊर्ध्वम भवेद आज्यम पुराणम तत्र दोषणुत, कि 1 वर्ष पुराना घी पुराना घृत होता है, वो तीनों दोषों को हरने वाला है। मूर्छा कुष्ठ विष उन्माद अपस्मार तिमिरापहम। तो इसका यूज केस, तो मूर्छा कुष्ठ विष उन्माद अपस्मार तिमिर, इन सारे रोगों को दूर करने वाला, मेनली जो मानसिक व्याधियां हैं, बड़े विकार हैं, जैसे उन्माद अपस्मार विष इत्यादि, इनमें यूजफुल है। एक दिन पहले के दूध से निकाले हुए घृत को हैंगवीन कहते हैं। जरूरी बात है, हैंगवीन क्या है? तो एक दिन पुराना जो दुग्ध है उससे निकाला हुआ घी, हैंगवीन। ये विशेषता ज्वरनाशक होता है, राज्यक्षमा में, बालकों के लिए, वृद्धों के लिए हितकर है। नवनीत जो मक्खन होता है घी का, ताजा ताजा, तो वो बालकों और वृद्धों के लिए हितकर है, और शिशुओं के लिए अमृत के समान कहा गया नवनीत। सामरोग विसूचिका विबंध मदात्य ज्वर अग्निमांद्य, इन सारी कंडीशंस में घृत हितकर नहीं है, क्योंकि सारी कंडीशन कैसी हैं? आम वाली। एक बार फिर से देख लोगे अभी, क्योंकि याद भी करना है, पढ़ तो लिया। देखो चरक को हम बेसलाइन लेके चलते हैं। चरक का 10 साल पुराना पुराण है, और 10 से 100 वाला प्रपुराण है। अब सुश्रुत ने एक नई चीज कर दी, 10 से 100 के बदले इसको 11 से 100 कर दिया, और इसका नाम रख दिया कोम सर्पी। ठीक है, 10 वाला तो उनको ही पुरानी है, तो 11 से 100 को कोम सर्पी कह दिया। चक्रपाणी ने क्या किया, जो लोअर लिमिट है इनकी चरक की, क्योंकि चरक को बेस मान के चल रहे हैं ना 10 से 100, तो वो लोअर लिमिट जो है 10 वर्ष वाली, तो उसको इन्होंने कह दिया कोम सर्पी। चक्रपाणी 10 वर्ष पुराना कोम सर्पी है। ठीक है। योग रत्नाकर ने क्या किया, उन्होंने अपर लिमिट उठा ली। ठीक है, अपर लिमिट यानी 100 वर्ष, उसको कह दिया कोम सर्पी। मेरी बात समझ में आ रही है? हम अभी कोम सर्पी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। तो चरक ने तो शब्द ही नहीं दिया, उन्होंने कह दिया 10 से 100 प्रापुराण। सुश्रुत ने वो 11 से 100 पूरा जो इनके कह लो कि 10 के बाद का आगे का पूरा टाइम जो 100 तक, उसको कह दिया कौम सर्पी, लेकिन 10 से 100 नहीं लिखा, 11 से 100 लिखा, ये बात ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर। तो 11 से 100 है, 10 से 100 नहीं लिखा। चक्रपाणी ने लोअर लिमिट उठा ली, योग रत्नाकर ने अपर लिमिट उठा ली। तो चक्रपाणी 10 वर्ष पुराना जो है कौम सर्पी है, और योग रत्नाकर का 100 वर्ष पुराना कौम सर्पी है। तो ये बात हुई कौम सर्पी के बारे में। ठीक। अब बाकी देख लो। तो 10 वर्ष तक पुराण दोनों का ही है, चरक का भी, सुश्रुत का भी, आगे योग रत्नाकर का भी, है ना, तो इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना। 10 वर्ष पुराना पुराण है, सिंपल सी बात है। इसमें भाव प्रकाश ने आगे थोड़ा सा पंगा कर दिया, कि उन्होंने 1 वर्ष पुराने को ही पुराण कह दिया, और अरुण दत्त ने 15 वर्ष पुराने को। तो इन दोनों की बात याद रखनी है, कि भाव प्रकाश का 1 साल में पुराना हो जाता है कि, ये आज के टाइम वाले होंगे थोड़ा फैशनेबल थे, 16वीं सेंचुरी के हैं। पुराने वाले लोग कहते हैं नहीं, जब तक खा सकते हो ठीक है। अरुंधत 15 वर्ष पुराने को कह दिया पुराण होता है। क्लियर? तो पुराण घृत की बात हो गई, और कौम सर्पी की बात हो गई। नेक्स्ट आ जाता है चरक का 10 से 100 वाला प्रापुराण है, पुराण नहीं है, 10 से 100 में उन्होंने पुराण प्रापुराण कहा है। सुश्रुत का 100 से पुराना होता है महासर्पी, महासर्पी। ठीक, इतनी अलग बात है। बाकी हारित घर जितना पुराना उतना बेहतर। भाव प्रकाश एक दिन पुराना जो निकाला हुआ घृत है उसे हैंगवीन कहता है, जो अरनाशक है, राज्यक्षमा, वृद्धों के लिए, बालकों के लिए हितकर है।
नवनीत शिशुओं के लिए अमृत के समान है, ये बात ध्यान रखनी है। बाकी साम कंडीशन जहां भी है वहां घृत का प्रयोग कराते नहीं है। वापस आ जाओगे तो ये घृत वाला पोर्शन है। तो यहाँ काफी सारी गलतियां हैं, तो आपको यहाँ से देखने की जरूरत नहीं, अपना याद रखो। यहाँ गंध लिखी हुई है, गंध देख सकते हो कि चरक के अनुसार प्राण घृत जो होता है उसमें उग्र गंध आती है, और जो प्राण हो जाता है वो लाक्षारस रस के समान गंध वाला हो जाता है, ये ध्यान रखना। उसमें कैसी गंध आती है? लाक्षारस रस के समान। ठीक है, लाक्षारस रस के समान। सर्वरोगापहम मेध्य कैनवरेचन में ग्रह है। ठीक है, आगे चलिए। गर्भ की वर्ण उत्पत्ति में महाभूत, अगेन आपको तो रटा ही है। तो गौरवर्ण, सबने कैसे करते हैं हिला देना कि मैं देख रहा हूँ सबको कि हाँ हाँ ये तो रटा ही है, कोई बात नहीं, अभी सवाल पूछ लो ना। सब ऐसे कर रहे हैं, देख रहा हूँ कि हाँ हाँ, ये तो कोई बात ही नहीं। वाह, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, है ना, ऐसा नहीं लेकिन झूठा वाला। देखो चलो, तो गौरवर्ण तेज और जल प्लस आकाश, कृष्णवर्ण पृथ्वी वायु तेज, तो सब पता है आपको, एटलीस्ट पता है। याद का तो मैं नहीं गारंटी देता, पता सबको है। श्याम वर्ण जो है उसमें सारे महाभूत जो समान मात्रा में होते हैं, तो ये वर्ड देख लेना बस, सम सर्व धातु प्राय। बाकी तो जानते हो दोष वगैरह। सुश्रुत की तेज सब जगह रहेगा, गौर में तेज के साथ जल, कृष्ण में तेज के साथ पृथ्वी। कृष्ण में जब कृष्ण वर्ण की बात करेंगे तो साथ में आकाश से जुड़ जाएगा, इस तरह गौर वर्ण की हम बात करेंगे, गौर श्याम, तो वहां भी साथ में आकाश जुड़ जाएगा। ठीक है, जहां श्याम श्याम लग गया उन दोनों में आकाश आकाश जुड़ जाएगा, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है जो शुद्धि का काल। तो आप में से कई लोग बड़े कंफ्यूज रहे हाल फिलहाल, देख लो इसको। सुश्रुत 45 दिन, वाग्भट 45 दिन। जो कंफ्यूजन था देखो अगला है, भाव प्रकाश 45 दिन या 4 माह। तो स्पेशली भाव प्रकाश का पूछे, ऑप्शन में दिया भी ना हो, मान लो कि 45 दिन 4 माह दोनों दिए हैं अलग अलग, तो 4 माह के साथ जाना, है ना। अगर मान लो 4 माह दिया ही नहीं है तो 45 दिन के साथ जाओगे, सीधी सी बात है। अगर दोनों है मतलब कोई ऑप्शन ऐसा कि 45 भी 4 माह भी, तो उसके साथ जाओगे, क्लियर। तो सुश्रुत वाग्भट 45 दिन, तो नॉर्मली 45 दिन याद रखना आपको। सामने हारित भी लिखा है 45 दिन। भाव मिश्र 45 दिन या 4 माह। काश्यप 30 दिन या 6 माह। इनका स्पेशली 6 माह याद रखना। वो 30 दिन जो है विशिष्ट पथ्य व्यवस्था कही है इन्होंने श्रुतिका के लिए। और पढ़ा चुका हूँ, आप सब पढ़ चुके हो। शारंगधर 1.5 माह या पुनः दर्शन, आधुनिक मतानुसार 45 दिन। ठीक है, आगे देखिए। सुतिका परिचर्या हुई, 45 दिन फॉलो करने रूल सारे। सुतिका की धातु है 6 माह में अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है, ऐसा काश्यप का मत है, तो वही उनके अनुसार सुतिका काल भी है। नेक्स्ट है गुड़हरित की। तो चरक ने अर्श में और सुश्रुत ने वातरक में बताई। गुड़हरित की का प्रयोग चरक इन अर्श, सुश्रुत इन वातरक। इंद्रायुधा जलोका से दस्त होने पर होने वाला रोग असाध्य होता है। इंद्रायुधा जलोका, जलोका का एक प्रकार है। ठीक है। लक्ष्मी, यस सर। दुर्वांता जलोका को होने वाला रोग। इंद्रयुत। ये तो यहाँ लिखा ही है, जलोका का एक प्रकार है, तो कैसे हो जाएगा? तो कुछ और होता होगा। और कोई? इंद्रमद। हम्म, इंद्रमद बागमत में ठीक है। रखना बोल तो रहा है। इंद्रमद या रक्तमत्ता, और एक जातहारणी भी है, चलो उसका नाम भी बता दो, ऐसा ही लगभग। इंद्र बड़वा। ठीक है, तो इंद्र इंद्र बड़वा, बड़वा और तो लिख सकते हो अगर नहीं पता है तो। इंद्र बड़वा असाध्य जातहारणी है, इंद्र बड़वा। ठीक है। इंद्रायुधा जलोका का प्रकार है, असाध्य जलोकाओं में आती है। और इंद्रमद या रक्तमत्ता नीचे लिखा भी है कि सुश्रुत ने इंद्रमद कहा, वाग्भट ने रक्तमत्ता। तो ये जलोका को, खासकर दुर्वांता जलोका को, जिसको ठीक से वमन नहीं कराया गया रक्ताचूषण के बाद, उस जलोका को होने वाला रोग है। ठीक, वाग्भट ने रक्तमत्ता कहा उसको, जो सुश्रुत ने इंद्रमद कह दिया। आगे देखिए। ओज सारे शरीर में व्याप्त रहता है, सुश्रुत ने कहा। ओज के बारे में सब कुछ जानते हो, तेजी से बता रहा हूँ।
हृदय में स्थित है, ऐसा चराकुर वाग्भट ने कहा। ओज शुक्र का सार है और ओज शुक्र का मल है, क्रमशः संग्रह और हृदय। तो सा से संग्रह, सा से सार, ऐसे याद किया था। और मल है अष्टांग हृदय ने कहा। ओज शुक्र का स्नेह है और साथ में ऐड कर लो साधक पित्त है। ओज को शुक्र का स्नेह या साधक पित्त कहा, डलहन है। शारंगधर, ओज शुक्र की उपधातु है। चक्रपाणी, ओज के पर अपर डिवीजन की सबसे जरूरी क्वेश्चन, ओज का पर अपर विभाजन बाय चक्रपाणी। ओज और बल में अंतर बताया डलहन ने। ओज और बल में अंतर बाय डलहन। ओज को पंचरसा कहा काश्यप। बताओ चलो, आयुर्वेद को पंचम वेद कहा। काश्यप। काश्यप। काश्यप ने। ठीक है, तो वो भी लिख लेना है। आयुर्वेद को पंचम वेद कहा है काश्यप ने। शरीर दोषों के पात्र के स्वरूप में है, मतलब दोष जो है उनका पात्र होता है शरीर, किसने कहा? हारेल ने। हारित ने। ठीक है, हारित। विभिन्न शिरोरोगों में दोषों का संबंध, डिटेलिंग में जाएंगे नहीं इसमें, क्योंकि ये चीज कंफ्यूज करती है। एक बात बस बता रहा हूँ, उतना याद रख लोगे कि सिंगल दोष वाले जो भी रोग हैं, ठीक, सिंगल दोष वाले, जैसे मैंने कहा वातिक शिरोरोग या पैत्तिक या कफज या रक्तज, तो उनमें समझ में आ रहा है कि सिंगल सिंगल दोष ही है मेनली, है ना, वात पित्त कफ रक्त। इसके अलावा जहाँ दोष के नाम पे रोग का नाम ना हो, आपसे कोई भी शिरोरोग के अंदर दोष पूछे तो आपको आंसर लगाना है त्रिदोष, यही लिख लो, सभी शिरोरोग में त्रिदोष। प्लस एक बात और ऐड करनी है कि एक रोग ऐसा होता है जिसका नाम है शंखक, जहां त्रिदोष के साथ हम रक्त की भी बात करेंगे, कि त्रिदोष तो है वहां भी, लेकिन साथ में रक्त का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो शंखक में त्रिदोष प्लस रक्त, इतना आपको याद रखना है। बाकी यहाँ क्या है सब चीजें तो जब आगे बढ़ोगे चालाक के तो वहीं बेहतर क्लियर करना। ठीक है, कोई जरूरत नहीं और कुछ देखने की। एक और बात है, चलो वो बता देता हूँ, कि यहाँ एक अनंतवात रोग देख पा रहे हो, क्योंकि ये भी सवाल आता है। तो अनंतवात जो है बेटा, ये शिरो रोग है। ठीक है, और एक और रोग होता है ऐसे नाम वाला लगभग, उसका नाम है अन्यतोवात। ठीक है, अन्यतो लिख लो, अन्यत। हाँ बेटा, तो वो नेत्र रोग है। ठीक है, तो अन्यतोवात वो नेत्र रोग है। ठीक है, तो लोग ऐसा मानते हैं दोनों एक ही रोग है, बस स्थान के भेद के आधार पे इनके नाम अलग अलग हुए। तो अनंतवात शिरो रोग है, अन्यतवात नेत्र रोग है। आगे चलिए, और बेसिक चीजें आप बता दो, बल्कि जानते होगे, शायद बात हुई होगी, कि 3 रात्रि का अरिष्ट बताया गया है किस रोग को? शंख। रोहिणी। ठीक रोहिणी। है, तो शंखक और रोहिणी। ठीक है बेटा, ये दो रोग हैं जिनको, रोहिणी। हाँ, इनको 3 रात्रि का अरिष्ट कहा गया है। ठीक है, 3 रात्रि में मार देने वाले होते हैं। नेक्स्ट आ जाओगे मूत्र भेद। तो चरक के कह रहे हैं 8, सुश्रुत के 9। सुश्रुत के नंबर ऐसे सच उन्होंने दिए नहीं है, आपको चरक के मेनली याद रखने हैं 8। और उससे भी जरूरी है कहाँ उल्लेख है, तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर। कई बार सवाल करता हूँ, तो आप तो हर बार लगभग ध्यान ही है आपको, तो बताते ही नहीं हो। तो वही है 8 मूत्रों। तो देख लो, आविमूत्र, आविमूत्रम सातिक्तम स्यात् पित्तम आविरोधी चा, गोमूत्र मधुरम कृमि कुष्णुत उदर रोगनाशक, बकरी अजा सर कषाय मत। हाँ सर ये 3 रात्रि अरिष्ट में शंखक और कौन सा? बेटा, शंखक और दूसरा है रोहिणी। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे मूत्र के बारे में, आविमूत्र गोमूत्र बकरी। इसमें जो लिखा हुआ है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, आपको लग रहा होगा पता नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा। अगर थोड़ा सोचोगे तो ध्यान आ जाएंगी सारी चीजें। आविमूत्र लिखा हुआ है, पित्त का विरोधी होता है, मेन बात वही है। गोमूत्र देख के ध्यान आ रहा होगा, कृमि कुष्ठ, सही लिखा है यहाँ पे? बताओ चलो, ठीक लिखा है गलत लिखा है? सही है, नाम गलत लिखा है। सही लिखा है बेटा, यहाँ नुथी है, नाम कहाँ है? वो हाथी में कृमि हाथी में है। कुष्ठ में। ठीक है, तो गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। तो गोमूत्र में कृमिकुश नुत और हस्ती मूत्र में कृमिकुश नाम शब्द मिलता है। बाकी बकरी पीछे पूछा भी था मैंने, पथ के दोष हरने वाले, तो पथ्यम देख लो लिखा हुआ है ना, दोषग्न है। नंबर 16 है, 16।
मैं पढ़ाऊंगा नहीं दोबारा, इनको सब याद होना चाहिए आपको। ठीक है, भैंस का मूत्र लिखा हुआ है कि क्षारीय होता है, वो जरूरी बात है। अशोदर सर, हाथी। कृमिकुष्ठ, नाम हमने याद किया वर्ड। उष्ट्र, उष्ट्र में तिक्त का श्वासनुत, हमने वर्ड याद किया था। ऊंट का अक्स, अगर ध्यान आ रहा हो। घोड़ा, घोड़े की विश्व कब्र याद की थी, 45 नंबर, सबसे तेज दौड़ता है, ऐसा करके 4 5। रसों की अगर बात कर लें, खर का तो आऊ खर का घर। ठीक, तो सब बता चुका हूँ, डिटेल में जाऊंगा नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखो सुश्रुत, ये भी सब लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसको जरूर देख सकते हो। तो यहाँ लिखा है घोड़ी और गधी का मूत्र, तो मनोरोगों में लाभकर, मानस रोगों में। और अगर चरक की बात करें मेनली उसमें गधे का ही वही खर मूत्र जो लिखा हुआ है वो बताया हुआ है। तो यहाँ मनोरोगों में उपयोगी घोड़ी और गधी का मूत्र लिख रहे हैं। फिर ऊँटनी का उन्माद में उपयोगी खास नहीं है। हस्तनी मूत्र याद रख सकते हो। शारकर मार्ग, कुष्ठ क्लास, स्पेशली इसको याद रख सकते हो, स्किन डिसऑर्डर। हस्तनी मूत्र। और गधी का मूत्र कह रहे हैं गर्विश में भी उपयोगी, तो देख लेना। नेक्स्ट आता है अजीर्ण। अजीर्ण के 4 भेद, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और शेषाजीर्ण। और माधव के कह रहे हैं 6 भेद। आप नंबर याद रखो फिलहाल, 4 और 6। चरक के इनके सुश्रुत वगैरह के चरक के भी सबके 4 ही हैं वैसे। चरक ने तो बात ही नहीं की इस बारे में, लेकिन टीका में अगर देखोगे 4 ही निकलेंगे। तो भेद 4 ही हैं कुल मिला के, लेकिन माधव के 6 हैं। दिनपाकी और प्राकृत अजीर्ण, ये 2 एक्स्ट्रा बताया, दिनपाकी और प्राकृत अजीर्ण। ठीक। अब नीचे देख लोगे, सुश्रुत वाग्भट के अनुसार जो टाइप है चारों, आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण और रसशेषाजीर्ण, सामने उनकी चिकित्सा लिखी हुई है। शयन, स्वेदन, वमन और लंघन। तो देखो होता यह है कि विष्टब्धाजीर्ण में हम दोष मानते हैं वात। दोष कैसे हो गए, विष्टब्ध रुक गए मतलब। विदग्ध कोई चीज हो रही है तो मतलब पित्त की वजह से हो रही होगी। और आम है तो मतलब कफ की वजह से हो रहा होगा। तो अपना याद करने के लिए हम इस तरह याद रखते हैं कि वात, पित्त और कफ से होने वाली कंडीशन है। और एक है रसशेषाजीर्ण, वहां शयन है। तो चिकित्सा याद करने के लिए हम एक ट्रिक याद रखते हैं, तो चाहो तो लिख लो। लिखो, साबल शयन। साबल मतलब बलपूर्वक किसी को सुला देना। अब जैसे गर्मी आ रही है, दिन लंबे होने लगेंगे, है ना, तो माओ को देख लेना, छोटे बच्चे जो होंगे मार पीट के उन्हें बेहोश कर देते हैं। मैंने बहुत औरतें देखी हैं ऐसी। बच्चे सोते नहीं है उनके, गर्मी में परेशान करते हैं, तो मैं कहता हूँ कैसे सुला दिया। तो थोड़े से बच्चे की बहुत ज्यादा रोने की आवाज आती है, 2 मिनट तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हो गया इस दुनिया के अंदर। तो बच्चों को सुलाती नहीं है वो उन्हें पता नहीं बाल वाल खींचती है उनके, कैसे मारती है उन्हें, मतलब उन्हें बेहोश कर देते हैं दोपहर में कि वो सो जाओ तुम। तो 2 घंटे बच्चा बेहोश पड़ा रहता है। फिर उसके मुंह पानी की छिटे मार के उठाया जाता है उसे 2 घंटे बाद कि अब चलो शाम हो गई उठ जाओ। तो ऐसी माँ सुला देती है। सा बल शयन, बलपूर्वक शयन करा दिया जाता है ना। तो ऐसे याद करने के लिए सा से मतलब स्वेदन, बा से वमन मतलब ला से लंघन, और शयन मतलब शयन। तो क्रमशः अगर देखो वातिक पित्तिक कफज कंडीशंस के अंदर क्या करा रहा है, यानी विष्टब्धा जीर्ण में, विदग्धा जीर्ण में और आमा जीर्ण में, और उसके बाद रशेषा जीर्ण के अंदर। तो ट्रिक है हमारी सा बल शयन, बलपूर्वक सुला दिया। तो स्वेदन, वमन, लंघन और शयन याद रखना जरूरी है, यही वाला पार्ट जरूरी है। सामने देख पा रहे हो वाग्भट और काश्यप के अनुसार वो इतना जरूरी नहीं है। पहले ये याद होना चाहिए साबल शयन, फिर उसकी बात की जाती है। वो भी देख लो चलो। पहले ये करेक्शन कर लो, ऊपर एक नाम लिखो यहाँ पे आमाजीन, ऊपर ही लिखना, जैसे विदग्ध जीर्ण, श्लेष्मा जीर्ण, प्रशेषा जीर्ण जहाँ लिखा है इनके ऊपर लिखना आमाजीन। और सामने चिकित्सा लिख लेना लंघन, आमाजीन, लंघन। ठीक है। तो इनका देख रहे हो आप, विदग्धा जीर्ण में कह रहे हैं कि दिवस स्वाप कराना चाहिए, विदग्धा जीर्ण के अंदर। श्लेष्मा जीर्ण में कह रहे हैं स्वेदन कराना चाहिए। और रस शेषा जीर्ण के अंदर शोषण कराना चाहिए। तो रस शेषा जीर्ण के अंदर शोषण कराना चाहिए। तो इसमें हमें एक ट्रिक याद रखते हैं, लिख लो पहले, कि शोषित स्वेदन कराकर सोने लगे। जो शोषित व्यक्ति थे जिनका शोषण हो गया मतलब, तो उन्होंने अपना स्वेदन कराया बढ़िया से, उसके बाद सोने लगे। तो मतलब क्या है, शोषित मतलब शोषण, स्वेदन करा के मतलब स्वेदन, सोने लगे तो मतलब सोना, मतलब शयन करना, दिवाशयन। और लगे मतलब लंघन, जो सबसे ऊपर वाला लंघन लिखा है आपको। तो शोषित स्वेदन कराकर सोने लगे।
ठीक है, तो ये ट्रिक याद कर लो, चाहो तो सामने के लिए बना लो ट्रिक कि आविष रस, मतलब ऐसा रस जिसके अंदर विष नहीं है। आविष मतलब आमाजीन, विदग्धाजीन और श्लेष्माजीन। आविष वाला मतलब बिना विष वाला रस, रस शेषा जीर्ण। तो इनमें चिकित्साएं क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ कि शोषित स्वेदन करा के सोने लगे। शोषण, स्वेदन, दिवास्वाप और लंघन। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ ये इतना जरूरी नहीं है, ये वाला पार्ट याद होना चाहिए, ये मस्ट है। उसके बाद है इधर वाला, वो सेकेंडरी है, याद रहे ना रहे चलता है। आगे चलेंगे, अश्मरी के लक्षण। तो अश्मरी पहले तो कितने प्रकार की है चरक की, तो देखा आपने, 0, मतलब भेद नहीं बताए हैं। ठीक है, बाकी आचार्यों की बात करोगे 4 भेद हैं। उन 4 भेद में भी एक बात है, जिस तरह असरक दर आपको बताया, कफ, पित्त, वात, सन्निपात, इसी तरह जब अश्मरी को पढ़ते हैं ना, तो पहले पढ़ी जाती है कफज अश्मरी। ठीक है, फिर अपना नॉर्मल शुरू कर लो, चाहे वातिक, पैतिक और शुक्र अश्मरी, इस पर मोले। तो कफज अश्मरी की पहले बात करते हैं। मेनली कफ दोष माना जाता है अश्मरी के होने में। ठीक है, तो वो चीज भी याद रखना। अब देख लोगे यहाँ, तो किस अश्मरी का क्या वर्ण है, मॉर्निंग बैच वाले अच्छे से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि रिसेंटली पढ़ा उन्होंने। तो कफज अश्मरी कुक्कुटांड प्रतिकाशम, मतलब व्हाइट कलर, कुक्कुटांड कहते हैं एक्शेल, व्हाइट कलर। तो उस तरह की मधुक पुष्प वर्णी, यहीं पे खेल है कि सुश्रुत ने तो कह दिया मधुक पुष्प वर्णी कफज अश्मरी होती है, और माधव की अगर हम बात करें, उन्होंने लिख दिया है मधुवर्ण, जबकि सुश्रुत ने पैतृक अश्मरी में लिखा है मधुवर्णी। ये देखो, यही जरूरी बात है, जहां डिफरेंस वही जरूरी। तो कफज अश्मरी, मतलब आपसे अगर कोई पूछे कि कौन सी अश्मरी होती है मधुवर्णी, तो आपको पैतृक अश्मरी याद रखनी है। कलर सोच के देख लो कि पित्त का जो कलर होता है, लगभग वैसे ही शहद का कलर भी होता है ना, थोड़ा डार्क कह लो आप। तो हम रिलेट जो करेंगे वो पैतृक अश्मरी के साथ ही करेंगे, लेकिन माधव ने थोड़ा अलग कर दिया, उन्होंने कफज में लिख दिया मधुवर्णी। एक और बात ध्यान रखना कि जब हम अश्मरी पढ़ते हैं ना, तो लोग ये भूल जाते हैं, जब उनकी मेमोरी में चीज रिकॉल करते हैं ना, तो जो मैंने देखा है मेरे साथ भी होता था, तो रिकॉल करते टाइम ऐसा ध्यान आता है कि हमने ऐसा पढ़ा होगा कि वात, पित्त और कफ तो सबसे ऊपर वाले के अंदर है, ऐसा करके ध्यान आता है, मतलब वात के अंदर। ऐसा नहीं है, हम जब यहाँ पढ़ते भी हैं तो भी पहले कफ अश्मरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो लोग यहाँ भी कंफ्यूज होता है, तो ये ध्यान रखना। तो ऊपर जो है कफ अश्मरी की बात है, ना कि वातिक अश्मरी, जो मधुवर्णी आप देख रहे हो माधव का। ठीक, बाकी पैतृक की बात करें तो भल्लातक अस्थि प्रतिमा मधुवर्णी, है ना। भल्लातक अस्थि संस्थान समझ में आ रहा है, तो भल्लातक उष्ण होता है, तो वैसे भी रिलेट कर सकते हो। वातिक अश्मरी कदम पुष्पवत कंटक आचिता, कि जैसे कदम के फूल होते हैं, कह रहे हैं कंटकों से भरी हुई, उस तरह की होती है। तो कांटे बनना ये वात का ही कैरेक्टर है। ठीक है, इस तरह की रेगुलर शेप जो होती है वात की वजह से होती है। जैसे अर्बुद आप देखते हो, अर्बुद में वात ही है मेनली दोष, इसीलिए अर्बुद कैसा होता है, रेगुलर शेप वाला। आगे चलिए, आर्तव काल में मैथुन का परिणाम। अगेन कुछ नहीं पढ़ना है, एक ही बात याद रखनी है कि शुरू के 3 दिन वर्जित है, 3 रात्रि, फिर सुश्रुत की 13वीं रात्रि भी वर्जित है, और वाग्भट ने 11th भी वर्जित कर दी। इसके अलावा काश्यप ने प्रथम दिन वाद गर्भ या फल शून्य गर्भ, इस तरह के शब्द जो हैं दिए हैं पहले दिन, जो मैथुन का परिणाम है उसके लिए। प्लस भाव प्रकाश के अनुसार आपको शब्द बताए थे पहली 3 रात्रि के लिए, चबर करके, है ना, चांडाली के समान, ध्यान आ रहा है। सेकंड डे बोलो, चंडाली ब्रह्मघातनी। ब्रह्म घात ने, और तीसरे दिन रज के समान ब्रह्मघात। स्पर्श है। क्लियर है, अच्छी बात है बेटा। आगे देख लोगे, कोष्ठ में दोषों की स्थिति। तो मृदु कोष्ठ वाले जो होते हैं, वो पित्त बाहुल्य वाले होते हैं, जिनके शरीर में पित्त अधिक हो, है ना, उनका मृदु कोष्ठ होता है, इजिली उनको विरेचन होता है। मध्यम कोष्ठ वाले कह रहे हैं सम दोष वाले होते हैं सुश्रुत के अनुसार, और क्रूर कोष्ठ वाले बहुवात श्लेष्मा, और चरक और वाग्भट में लिखा है वात प्रधान होते हैं। ठीक ही है, तो मृदु कोष्ठ पित्त इजी कर लेते हैं चलो। तो मृदु कोष्ठ के अंदर पित्त होता है, सब जानते हो। ठीक है, क्रूर कोष्ठ के अंदर वात होता है। ठीक है, तो कोष्ठ जो बचेगा वो कैसा हो गया, समदोष वाला हो गया, ये एक नॉर्मल बात हो गई। मध्यम कोष समदोष वाला, मृदु कोष पित्त वाला, क्रूर कोष वात वाला। फिर यहाँ सुश्रुत के अनुसार लिखा हुआ है, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने क्रूर कोष्ठ के अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ वात लिखा हो, वात के साथ कफ भी लिख दिया, सा वात श्लेष्मा, मतलब वात है उसके साथ श्लेष्मा है। और यहाँ जो मृदु कोष्ठ, सॉरी मध्यम कोष्ठ देख पा रहे हो, तो मध्यम कोष्ठ के अंदर समदोष लिखा हुआ है, तो कुछ किसी को करेक्शन कराना है इसके अंदर क्या। वाग्भट ने श्रम के साथ कफ भी सूक्ष्म माना है। पता है। तो वाग्भट ने सम के साथ कफ भी माना है।
ठीक है, तो ये लिख लोगे यहाँ पे। तो वाग्भट का मध्यम कोष्ठ में समदोष या कफ, ऐसा लिखा है उन्होंने। क्लियर है? याद रखो। अब सवाल देखो क्या आता है इसके ऊपर। एक आपको पीछे पढ़ाया होगा मैंने, सूत्र स्थान जब पढ़ाया होगा कि त्रिफला विरेचन कराने वाला द्रव्य है, मृद्विका विरेचन कराने वाला द्रव्य है, तो उनसे विरेचन हो जाता है एक व्यक्ति को, तो वो कैसे कोष वाला होगा, ये सवाल आ चुका है। मृदु कोष्ठ या मध्यम या क्रूर कोष्ठ? मृदु। क्लियर? मृदु वाले। ठीक है बेटा, तो मध्य वहां, दिवस। ठीक है बेटा, वहां जो सिंपल चीजें बताई हुई है, दुग्ध से विरेचन हो रहा है, मृद्विका से हो रहा है, त्रिफला से हो रहा है, तो जितनी भी चीजों को बताया गया है वो मृदु कोष वालों को बताया गया है कि उनकी पहचान है कि इतनी चीजों से विरेचन हो जाएगा, इन चीजों को दोगे तो। आगे चलिए, सम्यक शुद्धि के लक्षण। इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है। मैंने आपसे दो बातें बताई हैं कि वमन में एक शब्द आएगा कि वमन कब तक कराना है, तो बेस्ट है पित्तांत वमन, और विरेचन कब तक कराना है, तो कफांत विरेचन। ठीक है, वो दो चीजें याद रखोगे। बाकी वेग की संख्या मुस्कान बता दे रही है। तो वमन में मृदु मध्यम और तीक्ष्ण कह लो या प्रधान शुद्धि। गवर्नमेंट में 7 6 8, हम्म, इसमें मृदु मध्यम तीक्ष्ण और विरेचन के 10 20 है। ठीक है, और जो मात्रा है वो विरेचन की 2 2 3 4 है, और 1 1 1 2 प्रश्न में 13.5 पर। ठीक है, मतलब इसके आधा कर लोगे तो वो हो जाएगी वमन की मात्रा। समझ में आ रही है? तो वेग लिख लो पहले। वमन में 4 6 8 वेग, और विरेचन के 10 20 30 वेग। विरेचन के 10 20 और 30 वेग। समझ रहे हो ना कि प्रधान शुद्धि में 30 वेग, मध्यम प्रकार की शुद्धि हुई तो 20 वेग, और हीन शुद्धि हुई तो 10 वेग। तो 10 20 30 विरेचन में, और वमन में 4 6 8 वेग। और कितनी मात्रा निकलती है, कितने दोष बाहर निकलता है, तो वो लिखवा रहे हैं कि प्रस्थ में 2 3 4 प्रस्थ है विरेचन के अंदर, इसका जस्ट हाफ कर लो, मतलब 1 1 1 2, वो हो जाएगा वमन के अंदर। ये कितने दोष बाहर आता है। क्लियर है? यहां देखो, सुश्रुत ने कहा कि वमन द्रव्य कैसे काम करते हैं, तो वो प्रभाव से काम करता है वमन द्रव्य, और विरेचन द्रव्य गुण प्रधान्य से। कहने का मतलब है इन्होंने सिर्फ वमन द्रव्य लिखे कि प्रभाव से काम करता है। चरक की अगर हम बात करें तो लिख सकते हो चरक ने, रोहित, चरक ने क्या कहा वमन या विरेचन द्रव्य में किसके लिए क्या कहा, कैसे काम करता है? दोनों ही प्रभाव से करते हैं ना। ठीक है, तो जो चरक, जो वमन वाला होता है वो ठीक है बेटा, अच्छा लिखा विभक्त है। होता है, और नहीं नहीं नहीं, दोनों ऐसे ही हैं बेटा, सही कह रही हो, जहां जो लिखा है सही है। वमन विरेचन दोनों की ही कारमुकता प्रभाव से, यही पूछना चाह रहा था मैं। तो चरक के अनुसार दोनों ही द्रव्य जो है, वमन हो चाहे विरेचन हो, प्रभाव से काम करता है। सुश्रुत के अनुसार सिर्फ वमन द्रव्य प्रभाव से काम करते हैं। एक और पढ़ते हैं वैसे हम लोग चाहो तो, कि वाजीकरण द्रव्य जो है उनके लिए भी ऐसा ही है कि वो भी तुरंत ही कार्यकारी होते हैं। विरेचन और विरेचन द्रव्य और वाजीकरण द्रव्य, ये उनका प्रभाव है कि वो तुरंत ही कार्यकारी होते हैं, एकदम ही इफेक्ट दिखाते हैं। ठीक है, पंचकर्म के बाद परिहार काल। ठीक, तो देखा होगा मूवीज में राजा महाराजा बोलते हैं परिहार हो, मतलब एकदम बाहर निकल जाओ। तो कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी, मतलब तो वो परिहार काल। तो चरक ने कहा 2 गुने समय तक, कि जितना टाइम लगा आपको शुद्धि कराने में, उसका 2 गुने टाइम आप वो चीजें छोड़ के रखोगे जो लगता है हार्मफुल है। सुश्रुत कह रहे हैं 1 मास तक, या पुनः बलवान होने तक, कि जब तक आपको लगे ना ठीक हो गए। है ना, जैसे मूवीज में क्या है, हीरो होता है एडमिट, और एकदम से होता है कि अभी उसकी आंख खुली, कल उसे गोलियां लगी थी 20 30, अब उसकी आंख खुलती है, वो निकालता है अपने ड्रिप व्रिप सब, उठ के भाग लेता है। तो अगर वैसे वाले हो तो पुनः बलवान 1 दिन में हो गए तो जा सकते हो, अदरवाइज 1 मास का टाइम है। नेक्स्ट है अलर्क विषम दोष। तो चरक त्रिदोष और सुश्रुत वात कफ, बेटा बहुत जरूरी है अलर्क विष। ठीक है, अलर्क विष क्या होता है, रेबीज के साथ मेनली इसको रिलेट करते हैं हम लोग, तो अब समझ लो इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। तो अलर्क विष, चरक ने इसमें कहा त्रिदोष, और सुश्रुत ने कहा वात कफ, स्पेशली याद रखोगे। और यहीं पे लिख लो एक पॉइंट कि अलर्क विष में जल त्रांस, मतलब जल से डरना, त्रास जल से हो रहा है, उसका उल्लेख पहली बार सुश्रुत ने किया है। तो सवाल आता है, हाइड्रोफोबिया जो हो जाता है रेबीज की वजह से, पानी से डरने लगते हैं लोग, तो वो सुश्रुत ने उल्लेख किया है। और लास्ट है आज का, समसन्निपातिक अतिसार में पहले किसकी चिकित्सा करनी चाहिए? सर हाँ सर, बोलो। श्रृगाल क्या होता है? हाँ बेटा, श्रगाल। श्रगाल भेड़िया समझ लो आप। ठीक है ना, तो ये जो जानवर है सर ऐसे, ऐसे जल संत्रास का क्वेश्चन था तो उसमें
श्रृगाल ऑप्शन लगाए थे। हाँ नहीं, देखो ओरिजिनली जो इसकी खोज जो हुई थी ना, मैंने बताया होगा, लुई पाश्चर की पूरी कहानी है। तो उनके यहाँ भेड़िया अटैक करते थे उनके गांव में, है ना, तो इसीलिए वो वहां से जुड़ा हुआ है। आप पढ़ोगे भी तो मिलेगा। अलर्क विश जो है, बंदर के साथ जुड़ा हुआ, बिल्ली, ये भेड़िया और कुत्ता, है ना, इन चार के साथ मेनली पढ़ते हैं। इंग्लिश नाम ज्यादा अच्छे लगते हैं। चलो, वुल्फ, डॉग, कैट, ठीक है, इनके साथ समझ गए। देखो चलो, तो चरक, त्रिदोष, सुश्रुतवात का लास्ट पॉइंट देख लो आज का, समसन्निपातिक अतिसार की चिकित्सा। तो प्रथमता वात की चिकित्सा चरक, और प्रथमता पित्त की चिकित्सा सुश्रुत। देख लेना, इसका पूरा पढ़ाऊंगा मैं कि किन दोष में पहले क्या चिकित्सा और क्यों कराई जाती है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है मनीषा, अभी बोलने दो, जो बोल रहा है डिस्टर्ब कर रहा है, क्लास खत्म हो गई है, कोई बात नहीं है।